हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग 40 साल के, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें जो चैप्टर है उसमें वे क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। सो रादर देन कि पार्ट 2 भी करिए, लेकिन पार्ट 1 ज़रूर करिएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ O3 इज। नाउ गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। हालांकि इसका कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझाया हुआ था। देखिए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर है जो, यानी अर्थ जो है हमारी, उसके ऊपर काफ़ी लेयर्स हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स की, राइट। जैसे ट्रोपोस्फेयर है अर्थ के जस्ट ऊपर, राइट। ट्रोपोस्फेयर, देन उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। उसके पर आती है मेजोस्फेयर, उसके ऊपर आती है थर्मोस्फेयर, एंड देन एक्सोस्फेयर, राइट। नाउ जो हम पोल्यूशन पढ़ेंगे वो इन दो लेयर्स में पढ़ते हैं, इसमें और इसमें। यानी जो ट्रोपोस्फेयर है, जो अर्थ है आपकी, यानी 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है। और ऊपर 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर का जो रेंज है, डिस्टेंस है, वो आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो मेजरली हम इन दो रेंज को कवर करेंगे, राइट। सो अब देखिए, एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है, हम मैंने क्या कहा कि दो लेयर्स का पढ़ेंगे। पहला तो हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। और दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, ट्रोपोस्फेयर। ये ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको रिवीजन होती रहेंगी सारी चीजें। सो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में तो जो मेजर आप पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें, राइट। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उनकी वजह से जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर में जो आप पढ़ते हैं मेनली गैसियस जो एयर पोल्यूशन है, यानी जैसे SO2 की वजह से, या जैसे ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन की या वाटर वेपर की, हाइड्रोकार्बन की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, गैसियस, राइट। उसके बाद जैसे पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन होता है, राइट। या जैसे स्मोग फॉर्मेशन हो गया, स्मोग, राइट। वो इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आता है सब। ये आपको समझ में आया। ना, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले, जो हमारा ये ट्रोपोस्फेयर है के अंदर जो स्मोक फॉर्मेशन है, इसमें हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो थोड़ा सा छोटा सा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। देखिए, स्मोक है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्मोक है क्या। देखिए, एडिशन ऑफ स्मोक और फोग को जब ऐड कर दो आप, धुएं को और कोरे को, तो स्मोक बन जाता है। नो, अब अगेन जो ये स्मोक है, ये भी दो तरह का होता है, राइट। देखिए, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम अर्थ के लेयर से लेके एयर पोल्यूशन देखा कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा पोल्यूशन होता है, ट्रोपोस्फेयर में कौन सा। ट्रोपोस्फेयर में स्पेसिफिकली जो स्मोक है वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है एक रिड्यूसिंग स्मोक, राइट, स्मोक। और फिर दूसरा होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। समझ रहे हैं। नो, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे आप बोलते हो फोटोकेमिकल स्मोक। ये टर्म्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। फोटोकेमिकल स्मोक। और ऑन द अदर हैंड, रिड्यूसिंग स्मोक को भी आप क्या बोलते हो, केमिकल स्मोक। जो रिड्यूसिंग स्मोक है आपका, वो बेसिकली तीन इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। स्मोक, स्मोक की बात करूं, राइट, प्लस फोग, राइट। ये तो हो गया आपका स्मोक बन गया। इसके साथ साथ अगर इसमें मैं SO2 भी जोड़ दूं, तो ये मेरा एक रिड्यूसिंग स्मोक बन जाता है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसी पे आपका पूछा जाएगा, ठीक है। किसमें कि ट्रोपोस्फेयर में होता है स्मोक,
रिड्यूसिंग स्मोक क्या होगा, स्मोक प्लस स्मोक प्लस SO2। नाउ अब जो आपका आया फोटोकेमिकल स्मोक या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, इसमें क्या खासियत है? देखिए, जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये होता है वार्म प्लेसेस में। वार्म प्लेसेस के बजाय आपको ड्राई प्लेसेस भी बोल दिया जा सकता है। ड्राई प्लेसेस के बजाय आपको ये भी कह दिया जा सकता है कि सनी प्लेसेस में, जहाँ धूप ज़्यादा निकलती है या धूप हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट में या ऐसे मौसम में आपको बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, अभी अगर आपकी द टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ O3, अगर आप इस प्रेजेंस ऑफ O3 को भी अभी छोड़ दो, तो डे टाइम में अगर आपको स्मोक की बात कर रहे हो ना, जैसे ये, तो आप इन दोनों को तो काट ही सकते, इन दोनों में तो आप डिसाइड कर ही सकते हो कि रिड्यूसिंग स्मोक तो है नहीं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हो सकता है, क्योंकि ये वार्म, ड्राई या सनी प्लेसेस में होता है इन द डे टाइम, है ना, धूप निकल रही होगी वो इस तरह से। अब देखिए, नो ये बन कैसे रहे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ये इसलिए एक्सप्लेन करूंगा इसे क्योंकि बहुत जरूरी है। जब भी आपके हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स जब आपकी सनलाइट पड़ती है तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बनता है, राइट। समझ रहे हैं आपको? ना ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो NO2 है ये कहाँ से मिल सकता है आपको, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं, या थर्मल पावर प्लांट्स, या ऑटोमोबाइल हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो एग्जॉस्ट्स हैं उनके थ्रू आपको ये सब हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपको मिल सकती है, जिसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और आपका आपका फोटोकेमिकल स्मोक बन सकता है। आई होप आपको अब तक चीज़ें समझ में आ रही हो। नो, फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना है। अगर आपको कोई पूछेगा कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, राइट, और इसके सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन और पैन यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जब आप ये जो है कंबाइंड होके ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या हो रही है आपको मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका, NO ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और जब इस पे ऑक्सीजन की या ओजोन लेयर की कुछ भी जो एक्शन होता है NO पे, तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। HNO यानी सनलाइट से आ रहा है। अगेन जो ये NO2 है आपका, अगेन ऑन द एक्शन ऑफ सनलाइट ये अगेन फिर से ब्रेक हो जाता है NO एंड O, और O ये एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है ना, ये नेसेंट जो ऑक्सीजन है ये अगेन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O3 बना देता है। ठीक है, यानी ओजोन। ठीक है, अब ये ओजोन है जो ये अगेन इस NO के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है आपका NO2 एंड O2 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब ये गौर सुनिए, जो ये O3 एंड NO2 बने, जो ये O3 हैं और NO2 बने, ये आपको मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपको सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो क्वेश्चन तो मैं आपको टिक मार्क कैसे भी करा सकता हूँ ना। जो कम्बिनेशन है O3 एंड NO2 का, यानी या इंडिविजुअली भी, ये दोनों बहुत ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही स्ट्रोंग है, ये दे कैन इजीली रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स, राइट, और जो 3 कंपोनेंट आपके बना देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिथेन ले लेता हूँ। ठीक है, जब मिथेन आपकी इस O3 और NO2 से रिएक्शन करती है तो आपकी 3 कंपोनेंट बनते हैं। पहला तो हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। दूसरा हो गया आपका एक्रोलिन, राइट। अगर आपने मेरी पॉलीमर्स की वीडियो देखी है तो आपको ये सब चीज़ याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी कि इसका एक्रोलिन का नाम कैसे आया, राइट। और फिर जो तीसरा है वो हो गया आपका पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट। तो ये जो है तीनों के तीनों मिलके आपका बन गया फोटोकेमिकल स्मोक। आई होप गाइज आपको ये सब की सब थ्योरी समझ में आई। नाउ अगर बैक टू योर क्वेश्चन, the type of pollution that gets increased during the daytime and in the presence of O3 is oxidizing smoke, right? डे टाइम में हो रहा है
एंड प्रेजेंस ऑफ O3 भी दिख रही है आपको, O3 आप बन गया था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी O3 हो सकती थी, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। O3 यहाँ पे NO करा दूं रिएक्शन इसकी, चाहे मैं यहाँ पे करा रहा था, एक ही बात है, राइट। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन आपको आगे क्वेश्चंस में समझा दूंगा मैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था ताकि क्वेश्चन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन हाउस गैसेज आर, इन चारों में से आपको ग्रीन हाउस गैसेज बतानी है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज या पूछ लो ग्रीन हाउस इफेक्ट या इससे रिलेटेड आपको कह दिया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चंस है। किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, क्या है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है is a natural occurring phenomena that is responsible for heating of earth surface, right। अब देखिए जब ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है विदाउट एक्सटर्नल इफेक्ट, तो ये फायदेमंद की चीज है। यानी अगर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम हटा दें तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा और जो सस्टेनेंस है लाइफ का वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो जैसे क्या होता है, देखिए सनलाइट है, सनलाइट से रेज पड़ रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं और कुछ जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ट्रैप हो जाती हैं। तो वे इंफ्रारेड रेज क्या होती है कि यहाँ पे ट्रैप होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देती है और गर्म रह जाती है जो एटमॉस्फेयर है आपका। अब जब ये हद से ज्यादा हो जाता है, समझ रहे कि एक तो नॉर्मल है कि आपका नेचुरल अकरिंग है, इतना आपका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सर्टेन एलिमेंट्स या सर्टेन गैसेस या सर्टेन पोल्यूशन, जब ये जो ट्रैपमेंट ऑफ गैसेस है या हीट है वो इंक्रीज हो रहे, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एवरेज अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इन्हें इंक्रीज करके 30 कर दिया, 27 कर दिया, राइट। तो यानी एक्सटर्नल फैक्ट की वजह से जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, उसको आपको क्या बोल देंगे, इस फिनोमिना को ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करो। नो किन गैसेस की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। देखिए पहली बात तो क्या होता है कि कुछ गैसेस है, जैसे आपकी N2O हो गई, राइट, आपकी मीथेन हो गई या आपकी वाटर वेपर्स हो गई, राइट, फ्लोरिनेटेड गैसेस हो गई। फ्लोरिनेटेड गैसेस में कौन कौन सा आ जाएंगे, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन्स, या SF6 भी इसमें आ जाता है, या NF3 भी आपका आ गया। ये सब फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, इनकी वजह से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये गैसेस जब यहाँ पे आपकी बढ़ गई तो क्या होगा, ये जो आपकी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होंगी गैसेस, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को। ना जब ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, जब इस गैसेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आम शब्दों में जो नॉर्मल आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो अब ग्रीन हाउस गैसेज है क्या में, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये CO2 भी है इसमें, ये ऐड करना भूल गया इसमें मैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर वेपर है, मीथेन है, ठीक है। नाउ A, C and D आपका करेक्ट आंसर हो गया 3। अब एक चीज आपको मैं इसमें बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि कंपैरिजन होता है आपका मीथेन का एंड CO2 का, ठीक है। इसमें से कौन, देखिए दोनों की दोनों गैसेस ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, इनका एक परमिसिबल लिमिट से अगर काउंट बढ़ गया, अगर अब बहुत बार पूछा जाता है कि मीथेन और CO2 में ज़्यादा खतरनाक कौन सी गैस है, ज़्यादा, राइट, समझ रहे हैं कि, क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसमें अगर नॉर्मल देखिए क्या होता है कि जो आपके एनवायरनमेंट है उसमें जो मीथेन गैस की जो लाइफ स्पैन है वो लगभग एक डिकेड होती है, यानी करीबन 10-12 ईयर्स की, ठीक है। लेकिन जो CO2 है वो आपके एनवायरनमेंट में लगभग 100 से 200 साल तक ट्रैप रह सकती है, ठीक है। यानी अगर आप CO2 को ये कंपेयर करें
कि तो ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से खतरनाक है, ठीक है। लेकिन जो मीथेन है, हालांकि ये सिर्फ 10 से 12 साल तक ट्रैप रहती है, लेकिन बावजूद इसके भी जो इसके सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरल, जैसे आपके जो राइस फील्ड्स हैं, राइट, या आपके जो बहुत सारी मडी लेक्स हैं, ठीक है, वेटलैंड्स हैं, उनमें जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इवेपोरेट होती है, निकलती है गैस। तो ये CH4 के जो सोर्सेज ज़्यादा है, और आजकल क्योंकि हम काफ़ी डिकेड से CO2 के एमिशन पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, तो इस पे फिर भी आपको बहुत चीज़ें इसमें हमें पता है कि कोयला नहीं जलाना चाहिए इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, CH4 में अभी भी इतना, जो आज के लगभग लास्ट के 10-12 साल में इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग जो मीथेन एमिशन है उसमें 20% तो आपका राइस फील्ड से ही आता है, और जो आपका स्टॉप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये लगभग CH4 ज़्यादा डेंजरस है। आप ये मान के चलिए, अगर कोई पूछेगा तो सिंपल शब्द, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि फिलहाल इसका आंसर ACD हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूसिंग स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ, आपको बता दिया मैंने, रिड्यूसिंग स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फोग प्लस SO2, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहले गाइस, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए यूट्रोफिकेशन है क्या। देखिए गाइस, सिंपल शब्द तो बताएं तो यूट्रोफिकेशन एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। नाउ यूट्रोफिकेशन जो वर्ड आया है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, यूट्रोफोस, ठीक है, EUTROPHOS। यूट्रोफोस का मतलब होता है नोरिज्ड, वेल नोरिज्ड या एनरिच्ड, ठीक है, समझ आप। तो यूट्रोफोस, तो बेसिकली आपने जो कभी कभी देखी होगी गाइस कि ये जो एक आपकी लेक्स है या जो वाटर स्ट्रीम्स हैं, जो रुका हुआ पानी है कहीं कहीं, वो आपको इस तरह की काई जमी हुई दिखती होगी, एल्गाई सी बनी हुई दिखती होगी। तो जो ये ग्रीन है ना, ये जम गया, ये बेसिकली एक ये यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन एक बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, वही जैसे ग्लोबल वार्मिंग में था, हो रहा है, एक नेचुरल फिनोमिना है, होता है। लेकिन जब किसी एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंट की प्रेशर में आने की वजह से जब आपका रेट है जो यूट्रिफिकेशन में वो बढ़ जाता है, तो वो वाटर पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, समझे आप, ठीक है। अब देखिए, पहले तो इसका नुकसान देखिए होता क्या है कि जब भी हमारी लेक में या पानी में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या डिटर्जेंट्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, वे मिक्स होने से जो यूट्रोफिकेशन का रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको मैं दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं कि जब मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जब मैं डिजोल्व करता हूं वाटर में, एंड वे न्यूट्रिएंट्स किसके, या तो नाइट्रोजन के या फोस्फोरस के, राइट। जब वे पानी में डिजोल्व होते हैं, जो रेट है यूट्रोफिकेशन का वो बढ़ जाता है। यूट्रिफिकेशन का रेट बढ़ जाएगा, या कहूंगा कि जो एल्गई ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है, समझ में आपको ना। एल्गई ग्रोथ जब बढ़ जाती है तो देखिए, एक एल्गई जो बनती है जब अंदर, वो क्या होती है, एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन जब एल्गई ग्रोथ बनने लग जाती है तो वो अंदर बाहर एक लेयर क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो अंदर क्या है कि फिश हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो आपके प्लांट लाइफ्स हैं, ठीक है, अब वे भी हैं। लेकिन जब ये पूरी की पूरी आपकी जो एल्गई ग्रोथ है ये ऊपर इस तरह कवर कर जाती है, तो ना तो सनलाइट इसको क्रॉस कर पाती है, और जो ऑक्सीजन अंदर की वो ट्रैप रह जाती है। यानी अब जो एल्गई है वो भी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो जो नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होने लग जाएगी, बाहर से आ नहीं रही है कुछ, अंदर जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लग गई, तो अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो उन्हें खतरा पैदा हो जाता है।
तो ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है वो यूट्रोफिकेशन का होता है, समझे। सो बैक टू अवर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रीजंस फॉर यूट्रोफिकेशन। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये करेक्ट रीजन है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस का हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, ये करेक्ट रीजन है। डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, इनके होने की वजह से डेंस वाटर पॉपुलेशन वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो एल्गाई है, और उसको वो जो ऑक्सीजन है वो यूज करने लग जाती है, तो ये भी एक करेक्ट रीजन है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी दैट प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, ये एकदम सरासर गलत है। न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तभी वो प्रिवेंट, जो प्लांट ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो नहीं होती, वो बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होने लग जाता है। यानी इनकरेक्ट रीजन सिर्फ आपका डी है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। पार्ट 1 में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया आप उसमें भी देख सकते हो, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। मीथेन लीड्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मोक। ग्लोबल वार्मिंग का तो अभी हमने देख लिया और फोटोकेमिकल स्मोक का भी देखा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों? क्योंकि CH4 मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और फोटोकेमिकल स्मोक का भी हमने देख लिया कि जब फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन है कोई, जैसे मीथेन है, उस पर O3 और NO2, राइट, ये जो हमने रिएक्शन देखी थी एक्ट करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड, आपका एक्रिलोनाइट्राइल और पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट बनते हैं, तो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। ये हमने देख लिया, तो ये तो मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखें ए ऑप्शन, ये काट दीजिए क्योंकि इसमें ए ऑप्शन नहीं है। मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, ये मैंने आपको बताया था, इसकी अभी रिएक्शन भी आपको मैं समझा दूंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। मीथेन पैडी फील्ड्स यानी जो राइस फील्ड्स हैं, और राइस फील्ड्स में भी सूखे नहीं, इरिगेटेड, उनमें पानी होना चाहिए, ठीक है, इरिगेटेड, जिसमें जैसे आपकी स्टार्टिंग में होती है ना, फील्ड्स में पानी ऊपर ऊपर तक भर देते हैं हम, बहुत पानी चाहिए होता है आपकी जो चावल की खेती है, फसल है उसको, तो इरिगेटेड जो राइस फील्ड्स है उनमें स्पेशली बहुत ज़्यादा मीथेन पैदा होती है, जो कि CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। अब ये जो मीथेन बनती कैसी है, देखिए आम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो नेचुरल अकरिंग मीथेन है वो एक प्रोसेस से बनती है जिसको आप बोलते हो मिथेनोजेनेसिस, राइट, मिथेनोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका मीथेन बनता है। नाउ जो मिथेनोजेनेसिस है वो मेथोजेंस हैं जो होते हैं उनके थ्रू होता है, ठीक है। अब मेथोजेंस क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑफ, जो फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि जो मीथेन आपकी बनती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनती है। जैसे या तो स्वाम्प है ना, कीचड़ वाली जगह हैं, स्वाम्प्स, लेक्स, मार्शिस हो गए, या फिर जो आपके ये गोबर होता है ना, जैसे डीके होता है प्लांट्स, डाइजेस्टिव जो चीज़ें निकलती है, गोबर बनता है काऊ से, बफेलो, गोट, किसी से भी, ठीक है, तो इनके जो गोबर ओबर है उसमें, या फिर जैसे पैडी फील्ड्स मैंने आपको बताया, पैडी फील्ड्स में क्या होता है कि जो इरिगेटेड है ना, पानी है, ये तो आपका सपोज फसल हो गई, ये जो लाइन से, ये हो गया आपका पानी, और नीचे आपका ये हो गया सपोज मिट्टी, सॉइल, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है, वो पानी की वजह से निकल नहीं पाती, और उसकी वजह से मेथोजेंस क्या होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपने एक बार पैडी उगाई, काट दी, अब उसे अगर आप कुछ टाइम तक खाली नहीं रखते ज़मीन को, ठीक है, खाली इसलिए रखना ज़रूरी होता है ताकि जो अंदर कुछ जो स्ट्रॉज हैं या कुछ डीके मैटर हो गए वो बच गए हैं, तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, बंद हो जाते हैं, और जो भी रेस्पिरेशन होगा, CO2 होगी, वो निकल जाती है। लेकिन इस ट्रैप होने की वजह से, पानी की वजह से, अगर सपोज आपने फसल काटी और दोबारा से आपने उसमें बो दिया सामान, तो उससे क्या होता है कि जो डीके मैटर्स हैं अंदर, उसका जो बैक्टीरिया है ये इसको खाते हैं और फिर गैस निकालते हैं, और जो ट्रैप होके नहीं निकल पाती, और क्या होता है कि वो मीथेन बनने शुरू हो जाती है, और मीथेनिन जो प्लांट्स हैं इनके थ्रू बाहर आ जाती है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें जो ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप क्या समझिए कि स्वॉम्स हैं,
या फिर आपके जो वेटलैंड्स हैं या पैडी फील्ड्स हैं ये, ठीक है, गाय से उसमें मत सोचिएगा। तो इनमें जब इन चीज़ों से जब मेथोजेंस एक्ट करते हैं तो आपकी मीथेन बनती है। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था अब तक। तो आई होप आपको गाइस ये चीज़ समझ में आया होगा अब तक, ठीक है। सो मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, दिस इज करेक्ट। मीथेन इज स्ट्रोंगर ग्लोबल वार्मिंग गैस देन CO2, आपके मैंने समझाया था, उसको याद भी रख सकते हैं इस स्टेटमेंट को आप। मीथेन इज पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक, दिस इज रॉन्ग, राइट। जो रिड्यूसिंग स्मोक है मैंने आपको बता चुका हूँ, 3 कंपोनेंट है, स्मोक, फॉग एंड SO2, जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट, यानी डी जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसमें है, ये गलत हो गया। इसमें A एंड B है, सिर्फ C नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर ही हो गया, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब इसका आपको ये आंसर देना है। द pH ऑफ रेन वाटर इज नॉर्मली 5.6, द pH ऑफ रेन वाटर ड्रॉप्स बिलो 5.6, इट इज एसिडिक रेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको कुछ समय लेना चाहूँगा और आपको चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि ये मैंने पहले पार्ट में भी करी थी, तो फिर भी थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखिए, एसिड रेन क्या है। एसिड रेन को मैं बेसिकली एसिड डिपोजिशन भी बोल सकता हूँ, यानी सिर्फ रेन में सिर्फ वाटर का नहीं है, एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, बीट स्नो, हेलस्टॉर्म, फॉग या कभी कभी डस्ट, राइट। यानी ये इन स्नो, वाटर, वाटर वेपर, डस्ट, फॉग, जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जब जो कंपोनेंट्स हैं वो एसिडिक जो कंपोनेंट्स है वो अमाउंट उनका बढ़ जाता है, या इन सब का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एसिड रेन हो रही है, ठीक है ना। कौन से एसिडिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। जनरली आपको जब एसिडिक कंपोनेंट्स की बात होगी एसिड रेन में, तो आपको दो की बात होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। समझ आपको। नाउ जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल रेन वाटर, जो नॉर्मल रेन वाटर है उसका जो pH होता है, ठीक है, वो होता है 5.6, ठीक है। जब मैं ये कहूँगा कि एसिडिक रेन हो गई, यानी नॉर्मल रेन वाटर से जो उसका pH है उससे भी कम हो जाएगा, राइट। यानी अगर pH मेरी लेस देन हो जाए 5.6 से, तो इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, दिस इज अ एसिड रेन, राइट। फिलहाल तो आपका क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो गया, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट एंड 1 and 2 आर करेक्ट। लेकिन मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझ चीजें, रिएक्शंस कुछ, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने देख ही लिया कि जो नॉर्मल रेन वाटर है उसका भी 5.6 pH होता है, यानी pH में यानी एच आयन कंटेंट जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये जो कंटेंट है एच आयन का वो ज़्यादा क्यों होता है। देखिए, एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उस पे जब H2O यानी वाटर रिएक्ट करता है तो दिस फॉर्म्स H2O3 यानी कार्बोनिक एसिड। नाउ कार्बोनिक एसिड अगेन ब्रेक होता है और to H ion and HCO3. Now because it is a weak acid, तो ये वापस उतनी फॉर्म में नहीं जुड़ पाता, यानी ये तो टूट ज्यादा रहा है और वापस बन कम रहा है, राइट। तो एच आयन जो कंसंट्रेशन होती है इस वजह से हमारी बढ़ जाती है रेन वाटर में और पी 5.6 बन जाती है। ये तो आपकी इस की जो एसिडिटी नॉर्मल 7 से कम क्यों है रेन वाटर की, वो रीजन ये होता है। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अब जो एसिड रेन है वो बनती कैसे है। मैंने आपको कहा कि एसिडिक जो रेन है, एसिड रेन है, वो H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस की वजह से बनती है ना। अब ये बनी कैसे। सबसे पहले तो जो मेरे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं आपके, राइट, या आपके कोई ऑटोमोबाइल्स हैं या पेट्रोकेमिकल कुछ तरह के किसी तरह से फॉर्म में बर्न कर रहे हो आप,
तो उसमें आपकी दो गैसेस निकलती हैं, राइट, SO2 एंड NO2। तो जो ये सल्फर और मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में आप कोल जब बर्न कर रहे हो तो उसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन मैटर अगर है इन सब में, तो जब वो आप बर्न करते हो इन सब में तो आपको SO2 बनेगा और NO2 निकलती है ना। जब ये SO2 एंड NO2 सपोज ये रिएक्शन कर रही है O2 से, राइट, एंड H2O से वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है H2SO4 में, राइट। एंड सिमिलरली जब ये NO2 O2 के साथ एंड रिएक्शन करती है H2O के साथ तो आपका HNO3 बन जाता है, राइट। तो ऐसे तो आपका आ गया H2SO4 एंड HNO3। जब इनका कंपोनेंट आपका एसिड रेन वाटर में बढ़ जाता है तो एसिड रेन हो जाती है ना। इस एसिड रेन तो मैंने कह दिया कि चलो एसिड रेन है, लेकिन इसका अफेक्ट क्या है ज़्यादा कि इतना कि मतलब कि लोग जल जाएंगे। देखिए एसिड रेन है क्या, बेसिकली पीएच कंटेंट कम हो गया, एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो मेन जो इफेक्ट है, जैसे अगर आप मैं कहूँ तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जो वेजिटेशन है ट्रीज के प्लांट्स में, इनमें पड़ती है तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे आपकी एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स हैं अंदर, या सपोज आपके एक्वेटिक फिशेस हैं और ये सब हैं, तो उनको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स, या हमारे जो लैंड पे भी जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या बोलूँ तो जैसे आपके हैवी मेटल पाइप्स है, ये गाइस में सब एनसीईआरटी में भी है, तो इसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये नहीं इन पे वन लाइन में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैवी मेटल पाइप्स हैं जैसे कॉपर के हो गए, आयरन के हो गए, लेड के हो गए, तो ये भी कोरोड हो जाते हैं, यानी कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपकी ये सब लगे हुए हैं पाइप्स और सब, तो एसिड रेन की वजह से कोरोड हो सकते हैं और स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ये जो मार्बल होता है उसको पे भी अफेक्ट डालता है, उसको जो कहूँ तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर देता है, येलोइश कलर का हो जाता है। सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल है जैसे ताजमहल का, जो बोलते हैं कि ताजमहल है वाइट मार्बल से बना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जब इस पे एसिड रेन होती है जिसमें H2SO4 है, तो वो क्या होता है, जो कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट, ब्रेक हो जाता है H2O एंड CO2, और क्या होता है येलोइश कलर का होने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो एसिड रेन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज एन इम्पोर्टेंट intermediate in the formation of reducing smoke। ठीक है, तो एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज एन इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक, ये गलत है। स्मोक प्लस फोग एंड प्लस SO2 ये होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ दूसरा देखिए, गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए गाइज, अगर आप गौर से देखें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सब, राइट, कि जो NO है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन लेयर का इफेक्ट हुआ, NO2 बना, उससे NO बना, इस O ने अगेन O2 से O3 बनाया, इस NO ने अगेन O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाया, और ये जो इससे और इससे जो NO2 एंड O2 बने, ये दोनों बहुत रिड्यूसिंग एजेंट है और ये फर्दर हाइड्रोकार्बन पे एक्ट करते हैं। तो इसमें कहीं भी आपका सल्फर का ऑक्साइड नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। यस, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रोपोस्फेयर में होगा, ठीक है, स्मोक जो है ये ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, राइट। सो अगर इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये करेक्ट है। सल्फर ये गलत हो गया, प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर ये सही है, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल्स, वो पार्शियली करेक्ट है, पूरा नहीं सही है। तो सल्फर की वजह से काम बगाड़ हो गया, राइट। तो स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1
एकदम करेक्ट है। इसीलिए गाइज रिएक्शन जो मैंने आपको समझाई है इस तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीओडी इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये स्टेटमेंट 1 है। एंड दूसरा, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5 ppm इन द लाइट ऑफ द बिलो अबव स्टेटमेंट्स, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखिए मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? देखिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन एनी ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, समझना, ये आपका हो गया पानी। तो जितनी, अब क्या होगा, सबसे पहले तो अब ये समझने की कोशिश करिए, अंदर बैक्टीरिया है, इस ऑर्गेनिक मैटर को वे डिके कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, समझ आपको। तो अब ये एक तो पहली बात तो एरोबिक हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और O2 उन्हें चाहिए होगी सांस लेने में, और उसके बाद में इसको डिके करेंगे, तो जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड जो ये कंटेंट है आपका ऑर्गेनिक, उसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन इन सब के कैलकुलेशन करके बीओडी की वैल्यू सेट की जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, बस आपको ये समझ लीजिए, कोई डेफिनेशन पूछे तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन एनी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब मेन जो क्या है इसमें, ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्लीन वाटर है जो आपका, एकदम क्लीन वाटर यानी ड्रिंकेबल, ड्रिंक करने के लिए योग्य, जिसको आप ड्रिंक कर सकते हो, उसका बीओडी कितना होगा? लेस देन और इक्वल्स टू 5 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब देखिए 3 रेंज हो जाती है, 5, 17, ठीक है, और ये अगर 5 या 5 से कम है तो बीओडी, तो इसका मतलब ये एकदम क्लीन वाटर है, ड्रिंक कर सकते हो आपको। अगर 17 या 17 से ज्यादा है तो इसका मतलब कि पोल्यूटेड है, एकदम हैजार्डस है, इवन फॉर एक्वेटिक लाइफ, इवन नॉट सस्टेन, आई मीन क्या है कि ड्रिंक करने के लिए लायक नहीं है, एक्वेटिक लाइफ के सस्टेनेबल नहीं है, किसी के लायक नहीं है, बिल्कुल पोल्यूटेड वाटर है। और जब 5 और 17 के बीच की रेंज होती है तो बेस्ड ऑन कि ये क्या होता है कि हाँ पोल्यूटेड है, लेकिन वी कैन मैनेज कि उसको साफ किया जा सकता है, या एक्वेटिक लाइफ उसमें कुछ सस्टेन की जा सकती है, ठीक है। तो एक रेंज है एक तरह से, 5 या 5 से कम, 5 से 17 एंड 17 से ज़्यादा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीओडी इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो आपको इससे समझ में आ गया कि जितना जितना बीओडी इंक्रीज हो रहा है तो सस्टेनेंस जो एक्वेटिक लाइफ का है वो डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं। 5 से भी अगर 6, 7, 8 भी हो रही है तो वो सस्टेनेंस मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो मेरा 1 है इज ट्रू। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5 पार्ट्स पर मिलियन। नाउ अब देखिए ये थोड़ा एक वेग सा एक वो हो गया, ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। 5 तक है, 5 तक सही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 17 तक आप ये कह सकते हो कि परमिसेबल है, 17 से ज्यादा ही खतरनाक है, ठीक है। फिर भी आप ये समझिए कि थोड़ा सा एक वेग सा है, लेकिन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 5 मान के चले, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो गया। राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन जो आंसर है वो हो गया स्टेटमेंट 3। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स एंड बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड टू यूट्रोफिकेशन। नो गाइस, अब इन दोनों को देखिए। पहला तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ये इंडस्ट्रियल, दो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो 2 तरह के हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। नो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो क्या है कि वेस्ट इज एनिमल या प्लांट मैटर होता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के साथ अंडर द एक्सपोजर टू हीट एंड ऑक्सीजन, और जब उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। जैसे आपका वेजिटेशन है,
केले के छिलके या ऑर्गेनिक मैटर है वो कुछ टाइम के बाद खाद बन जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाए आपका कि कॉटन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, पेपर, टेक्सटाइल, ये सब, या एल्गई या प्लांट जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल डेड एनिमल्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वे जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिकली या कहें तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वे डिग्रेड नहीं होते, राइट। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन नेचुरली आइदर बाई एयर या क्लाइमेट के थ्रू, मॉइस्चर के, सॉइल, हीट, ऑक्सीजन, किसी तरह। ठीक है, अब जैसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वे जनरेट कैसे हो जाते हैं? जैसे आपके जो प्लांट्स हैं, आयरन प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट्स हो गए, राइट, फ्लाई ऐश हो गई, उनसे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूट्रोफिकेशन के टाइम पे कि जैसे फॉस्फेट्स है, डिटर्जेंट्स हैं, इन सब के थ्रू जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वे मिलते हैं तो ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो जब ये इनमें मिलते हैं तो पानी के अंदर तो यूट्रिफिकेशन होता है। अब देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेट्स आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट, दिस इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट मेरा सही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है थर्मल प्लांट से, जैसे फ्लाई ऐश हो गई, ये सब निकलती है, ये सीधा। लेकिन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड टू यूट्रिफिकेशन। अब देखिए गाइज, इसमें ये एक डिबेटेबल लाइन है। यूट्रिफिकेशन अगर मैं ये बोलूँ तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो होता है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि यूट्रिफिकेशन होना ही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड टू यूट्रिफिकेशन, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, ये गलत है। ये गलत दो तरीके से मैं थिंकिंग रख सकता हूँ मैं, कि पहली बात तो कि क्या है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट लीड टू यूट्रिफिकेशन, या बायोडिग्रेडेबल जो भी नाइट्रोजन जो वेस्ट होगा लीड टू यूट्रिफिकेशन? नो, यूट्रिफिकेशन नेचुरल फिनोमेना है जो कि होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट उस प्रोसेस को फास्ट करते हैं। यूट्रिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस उसको फास्ट बनाते हैं। समझ रहे आप? ये दो थिंकिंग डिफरेंट है। और दूसरे एंड पे भी जो ये डिटर्जेंट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल, अगर मैं उससे भी बोलूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में रेट इंक्रीज करने को ही पूछ रहे हैं तो तब भी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। क्यों? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो वॉश ऑफ होके या डिटर्जेंट्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये जब मिलते हैं तो यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, राइट। तो उस केस के हिसाब से भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस रिलीज ड्यूरिंग एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन में लीड टू। आपको मैंने बताया था ना गाइस कि जब भी कोई एनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मीथेन गैस निकलती है। मेथेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है, मेथोजेंस जब एक्ट करते हैं, किसी भी एनएरोबिक डिग्रेडेशन होगा, किसी भी जैसे डीके प्लांट्स एनिमल्स का या एनिमल वेस्ट का या स्वैम्प में या गैसेस में जो ट्रैप हो जाती हैं, उनका जब डिग्रेडेशन होता है मेथोजन के थ्रू तो CH4 गैस निकलती है। ठीक है, और जो CH4 गैस है वो किस किस चीज़ को लीड कर सकती है? देखिए गाइस, ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर, राइट, ग्लोबल वार्मिंग है तो इसका एक करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट। सो आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगा, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत टाइम हो गया था, मैंने इस बार वीडियो नहीं बनाई थी। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, कोई आपको, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ तो मैं टच में भी नहीं था, मतलब ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में, तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा अगेन, राइट, एंड आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो थैंक यू, बाय।